हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉकजॉन्ग। दीक्षा ने किसी अच्छी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उसे देखते हुए उसके बगल में लेट जाता है। दीक्षा सरकते हुए आदित्य के पास आ गई और उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लेती है। आदित्य स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है और सिर पर आहिस्ते से किस करके अपनी आंखें बंद कर लिया। अब आगे। अगली सुबह खुराना पैलेस। विहान की नींद ईशा से पहले खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नजर सबसे पहले खुद से चिपक कर सोती ईशा पर गई, जो कि सोते हुए किसी मासूम बच्ची की तरह प्यारी लग रही थी। विहान का सालों का सपना आज पूरा हो रहा था। आज उसके दिन की शुरुआत ईशा के चांद से चेहरे को देखकर हो रही थी। उसने ईशा की तरफ झुककर उसके होठों पर एक लाइट किस किया और धीरे से उसके कानों में बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। ईशा तो अभी भी बहुत गहरी नींद में थी, क्योंकि कल रात विहान ने उसे सोने ही कहा दिया था। विहान के किस करने से ईशा नींद में कसमसाती हुई उसके और करीब आ जाती है। विहान स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। एक बार वह पूरे कमरे की हालत देखता है। इधर उधर बिखरी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ, बुझे हुए कैंडल्स और फर्श पर ईशा और विहान के आपस में उलझे हुए कपड़े कल रात की कहानी बयां कर रहे थे। विहान ने एक नजर कमरे की हालत देखी, फिर खुद को और ईशा को देखा। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। उसने ईशा की तरफ झुककर उसके सिर को किस कर लिया। ईशा के बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए वह बड़े प्यार से ईशा के गालों को सहलाने लगा। ईशा पर इस वक्त उसे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, पर उसने खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि उसके चेहरे पर कल रात की थकावट बिल्कुल ताज़ा लग रही थी और विहान सुबह सुबह अपनी वाइफी को परेशान करना नहीं चाहता था, क्योंकि आज ईशा को बहुत सी रस्में भी तो करनी थी। ईशा को चैन की नींद सोता देख विहान के दिमाग में एक शैतानी सूझी। उसने ईशा के कॉटन कैंडी जैसी सॉफ्ट गालों पर अपनी उंगली से दबाने लगा। उसकी इन हरकतों से ईशा की नींद डिस्टर्ब होने लगी। वह कसमसाते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह विहान के हाथों को अपने गालों से हटा देती है। विहान उसके क्यूट फेस एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन स्माइल करता है। वह ईशा को परेशान करना जारी रखते हुए उसके गालों पर उंगलियां चलाने लगता है। उसकी इस हरकत पर ईशा किसी छोटे से चिढ़े हुए बच्चे की तरह शक्ल बनाकर अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, विहान प्लीज मत करो ना, सोने दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। विहान उसके गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, बेबी और कितनी देर सोने का इरादा है, चलो अब उठ भी जाओ। विहान की इस बात पर ईशा अपनी आंखें खोल देती है और विहान की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, और कितनी देर सोने का इरादा है से तुम्हारा मतलब क्या है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे रात में तुमने सोने दिया हो मुझे। उद्धरण चिन्ह। विहान तो पहले ही जानता था कि सुबह उठकर ईशा का यही रिएक्शन होने वाला है। ईशा की बातें सुनकर विहान स्माइल करने लगा और उसकी तरफ देखकर बोला, जान अब इसमें मेरी क्या गलती कि कल हमारी सुहागरात थी और तुम्हें थोड़ा परेशान तो करना बनता है ना। उद्धरण चिन्ह। ईशा उसकी तरफ आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, रियली थोड़ा सा परेशान? विहान, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। तुम्हें सच में यही लगता है कि कल रात तुमने मुझे बस थोड़ा सा परेशान किया? विहान ईशा के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, हाँ बेबी। कोट। ईशा विहान के हाथों को झटकते हुए बोली, मुझे अगर पहले होता कि तुम मेरे करीब आकर बीस्ट बन जाओगे तो तुम्हें अपने करीब ही नहीं आने देती मैं। अब चुपचाप मुझे सोने दो वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये बोलते हुए ईशा विहान को घूरते हुए बेड पर दोबारा लेट जाती है। ईशा की बातें सुनकर विहान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह समझ चुका था कि उसने गलत टाइम पर अपनी प्यारी सी वाइफी को छेड़ा है। अब अगर उसे फिर भी अकल नहीं आई तो ईशा तो आज उसकी जान ही लेने वाली थी। विहान ने ईशा को और परेशान नहीं किया और उसे आराम से सोने देने लगा। वह उसकी तरफ झुक गया। ईशा पेट के बल सो रही थी। विहान उसके पीठ की तरफ झुककर उसकी खुली पीठ को आहिस्ते से चूम लेता है, फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके उसके सिर पर किस करके वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसके जाने के बाद ईशा अच्छे से पीठ के बल सो जाती है और अपनी आंखें खोलकर एक नजर पूरे कमरे की हालत को देखती है जो उनके कल रात के प्यार की गवाही दे रहा था। फिर ईशा की निगाहें खुद पर गई। उसने अपने सीने पर देखा जहाँ विहान के दिए लव बाइट थे, जिसे देखकर ईशा शर्म से पानी पानी हो गई। दरअसल आज ईशा को विहान को फेस करने में बहुत शर्म भी आ रही थी, इसलिए वह उसके जाने के बाद ही उठना चाहती थी और उसे कल रात की थकावट भी बहुत थी और बॉडी पेन भी बहुत था।
इसलिए वह चाहकर भी नहीं उठ पा रही थी। वह अपने गुलाबी चेहरे के साथ बोली, आकृति दी ने सही कहा था, मुझे कल सुबह ऑइंटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। ये बोलकर वह अपने कमर को सहलाने लगी और दोबारा अपनी आंखें बंद करके नींद पूरी करने लगी। थोड़ी देर बाद विहान फ्रेश होकर कमरे में आया। उसने अपने और ईशा के कपड़े समेट लिए और उसे लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया। उसने ईशा के लिए बैग के साइड पर एक बाथरोब रख दिया और जिम की तरफ जाते हुए अनीता जी को कमरे को क्लीन करवाने के लिए कह दिया और ये भी कहा कि ईशा की नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद अनीता जी ने उसके बेडरूम को क्लीन करवा दिया था। घर के सारे लोग उठ चुके थे पर ईशा अभी भी सो रही थी। विहान की मॉम सारिका जी लिविंग हॉल में बैठी हुई थी। अनीता जी को देखकर पूछने लगी, अनीता तुम विहान के रूम से होकर आ रही हो ना? क्या ईशा उठ गई? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी सारिका जी की तरफ देखते हुए बोली, नहीं मैडम, बहुरानी अभी सो रही है। सारिका जी ने हाँ में सिर हिलाया तो उनके सामने बैठी आकृति अपने चेहरे पर शरारती स्माइल लिए हुए बोली, मॉम, ईशा तो अभी तक सोएगी ही ना, विहान ने उसे रात भर सोने ही कहाँ दिया होगा। फिर तीनों हंसने लगते हैं। जब ईशा की आंखें खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। उसने एक नजर घड़ी देखा, फिर एकदम से बेड पर बैठ गई। वह अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओह गॉड, आज अपने ससुराल में पहला दिन है और पहले ही दिन में इतनी देर तक सोती रह गई। पता नहीं अंकल आंटी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उद्धरण चिन्ह। फिर विहान को कोसते हुए बोली, सब विहान की गलती है। न वह मुझे रात भर परेशान करता और न ही मैं देर तक सोती। ये बोलते हुए वह बेड के पास रखा बाथरोब उठाकर पहन लेती है और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से एक बाथरोब पहनकर वापस आती है। तभी उसके रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। ईशा दरवाजा खोलती है तो सामने अनीता जी खड़ी हुई मिली। अनीता जी को देखकर ईशा थोड़ा एम्बेरस फील कर रही थी, क्योंकि जब वह नींद से जागी तो उसका बेडरूम पूरी तरह से क्लीन था। वह समझ गई कि ये अनीता जी ने ही करवाया होगा। अनीता जी अपने चेहरे पर स्माइल लिए ईशा को गुड मॉर्निंग विश करती है और अपने हाथों पर रखा हुआ सामान ईशा को देते हुए बोली, बेटा ये बड़ी मैडम ने तुम्हारे लिए भेजा है, रेडी होकर नीचे आ जाओ। ईशा हाँ में सिर हिलाती है और दरवाजा बंद कर देती है। ईशा देखती है कि सारिका जी ने उसके लिए ग्रीन कलर की एक खूबसूरत सी साड़ी भिजवाई है, जिसके साथ में मैचिंग ज्वेलरीज भी थी, साथ में रेड कलर की चूड़ियां भी थी। ईशा साड़ी देखकर एक पल के लिए खुश भी हो जाती है और अगले पल उसका चेहरा थोड़ा लटक भी जाता है। विहान अपने ऑफिस वेयर में रेडी होकर चेंजिंग रूम से बाहर निकलता है। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का ब्लेजर भी कैरी किया हुआ था। हाथों में उसकी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच उसके लुक को और भी ज्यादा हॉट और क्लासी बना रहा था। ईशा तो विहान को देखती ही रह गई। जब विहान ने अपनी वाइफी को खुद को इस तरह से देखते हुए पाया तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह ईशा के करीब आया और उसके कमर को पकड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी, लगता है कल रात तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। विहान की बातें सुनकर ईशा उसके सीने पर मारते हुए बोली, तुम सच में बिल्कुल ही बेशरम हो गए हो विहान। ये बोलते हुए वह अपने हाथों के पैकेट की तरफ देखने लगी। विहान उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, एनी प्रॉब्लम? उद्धरण चिन्ह। ईशा उस पैकेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये है मेरी प्रॉब्लम। विहान ने उस पैकेट को ध्यान से देखा। उसमें ग्रीन कलर की एक खूबसूरत सी साड़ी थी। विहान समझ गया कि जरूर ये उसकी मॉम ने ईशा के लिए भिजवाया होगा। वह ईशा की तरफ देखते हुए बोला, जान ये साड़ी तो बहुत ब्यूटीफुल है, तुम पर तो ये बहुत अच्छी लगने वाली है, बट अगर तुम्हें मॉम की दी हुई साड़ी पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें कह देता हूँ वो तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी भिजवा देंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, वो बात नहीं है विहान, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने आज तक खुद से साड़ी ठीक से पहनी नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट वेयरिंग दिस। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विहान ईशा की तरफ देखते हुए बोला, बस इतनी सी बात, लाओ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ईशा सवालिया नजरों से विहान की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम सच में साड़ी पहनने में मेरी हेल्प करने वाले हो? विहान ईशा की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था, अब लाओ भी। उद्धरण चिन्ह। ईशा मुंह लटकाए हुए विहान की तरफ देखती है, फिर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। विहान भी उसके पीछे पीछे जाने लगा।
अंदर आकर ईशा को रियलाइज होता है कि उसने तो ब्लाउज और पेटीकोट पहना ही नहीं है। वह विहान की तरफ देखते हुए बोली, विहान तुम बाहर जाओ। विहान सवालिया नजरों से ईशा की तरफ देखते हुए बोला, पर क्यों वाइफी, तुमने अभी तो कहा कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज और पेटीकोट पहनने हैं। ये सुनकर विहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह ईशा की तरफ देखते हुए नमे सिर हिलाते हुए बोला, मैं तो बाहर नहीं जा रहा वाइफी, तुम्हें जो भी करना है यहीं पर करो। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ घूरते हुए बोली, तुम सच में बाहर नहीं जा रहे? विहान नमे सिर हिला देता है तो ईशा विहान की तरफ देखकर चिढ़ते हुए बोली, पर तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। जब 162 क्यूट आरोही ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज और पेटीकोट पहनने हैं। ये सुनकर विहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह ईशा की तरफ देखते हुए नमे सिर हिलाते हुए बोला, मैं तो बाहर नहीं जा रहा वाइफी, तुम्हें जो भी करना है यहीं पर करो। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ घूरते हुए बोली, तुम सच में बाहर नहीं जा रहे? विहान नमे सिर हिला देता है तो ईशा विहान की तरफ देखकर चिढ़ते हुए बोली, पर तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अब आगे ईशा उसे अपनी खतरनाक आंखों से घूरना शुरू कर देती है और ये करते हुए वह बहुत प्यारी सी भी लग रही थी। विहान को अपनी वाइफी की इस क्यूटनेस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह स्माइल करते हुए ईशा को उसकी कमर से खींचकर अपने करीब कर लेता है। विहान की इस हरकत से ईशा सकपका जाती है। विहान उसके कानों की तरफ झुकते हुए अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? और ये बोलकर वह उसके कानों को आहिस्ते से काट लेता है। ईशा विहान की बातें सुनकर शर्म से लाल हो जाती है। वह शर्माते हुए विहान को धक्का दे देती है। विहान उसे ज्यादा परेशान नहीं करता और स्माइल करते हुए बाहर चला जाता है। तब तक ईशा अपने ब्लाउज और पेटीकोट पहन चुकी होती है। 10 मिनट बाद वह अंदर आता है। ईशा को इस तरह देखकर विहान का गला सूखने लगा था। जब ईशा को अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने आंखें उठाकर देखा, विहान उसे ही देख रहा था। ईशा एक बार फिर उसे गुस्से से घूरने लगी। विहान ने साड़ी ली और ईशा की हेल्प करने लगा। थोड़ी ही देर में ईशा साड़ी पहनकर बिल्कुल रेडी हो गई। वह ड्रेसिंग मिरर के पास खड़े होकर अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। बस जरा सी लिपस्टिक, चेहरे पर क्रीम और आंखों में काजल, इतने में ही वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। विहान दीवार पर टेक लगाकर बस उसे ही देखने में लगा था। वह ईशा के करीब आया और पीछे से ही उसे हक कर लेता है। ईशा विहान की इस हरकत पर स्माइल करती है और उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देती है। विहान अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए ईशा को ऐसे ही फील करता है, फिर उसे अपने सामने करते हुए उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। ईशा के माथे पर उसके नाम का सिंदूर सजा हुआ था, गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल लाल चूड़ियां। उसका ये लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। विहान उसके माथे को चूमकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बोलकर वह ईशा को बाहर ले जाने लगा। सभी नीचे हॉल में ही मौजूद थे। जब सबकी निगाहें सीढ़ियों से नीचे उतरते ईशा और विहान पर गई तो सब उस तरफ देखने लगे। शेखर जी और सारिका जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। आकृति और आशीष भी स्माइल करते हुए दोनों को देख रहे थे। क्यूट सी आरोही तो कब से अपनी नई मामी का वेलकम करना चाहती थी। ईशा को नीचे आता देख उसका चेहरा भी एकदम खिल गया। ईशा और विहान दोनों नीचे आ गए। ईशा ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और लेट आने के कारण सॉरी भी कहा। सारिका जी ईशा की तरफ देखते हुए बोली, इट्स ओके बेटा, एंड वेलकम इन योर न्यू होम। शेखर जी और बाकी सब भी ईशा का वेलकम करते हुए बोले, खुराना पैलेस में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। ईशा स्माइल करते हुए सबको थैंक यू बोलती है। आरोही अपने हाथों में पीछे कुछ छिपा कर ईशा के पास आती है और अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से उसे देखने लगी। ईशा आरोही की तरफ झुक जाती है और उसके क्यूट से गालों को सहलाते हुए पूछती है, बेटा आप क्या छिपा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आरोही मासूमियत के साथ अपने पीछे छिपा हुआ चीज ईशा के सामने कर देती है, जिसे देखकर ईशा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि आरोही ने उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वेलकम ग्रीटिंग कार्ड बनाया हुआ था। आरोही अपनी मामी की तरफ देखते हुए अपनी क्यूट सी वॉइस में बोली, मामी ये आपके लिए है, मैंने बहुत मेहनत करके इसे बनाया है, आपको ये कैसा लगा?
ये बोलकर वह ईशा की तरफ अपनी आस भरी नजरों से देखने लगी। ईशा उसके क्यूट क्यूट से गालों को चूमते हुए बोली, बिल्कुल आपकी ही तरह बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारा सा है बेटा। आपकी मामी को ये बहुत ज्यादा पसंद आया। ये बोलकर वह आरोही की तरफ देखते हुए उस ग्रीटिंग कार्ड को भी चूम लेती है। आरोही की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह खुशी से चहकते हुए बोली, ये मामी को मेरी ग्रीटिंग बहुत पसंद आई। आशीष अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, ईशा तुम्हारी इस क्यूट सी भांजी ने बहुत मेहनत की है इस कार्ड को बनाने में। उद्धरण चिन्ह। ईशा एक नजर स्माइल करते हुए आरोही और आशीष को देखती है और फिर आरोही के बनाए खूबसूरत से ग्रीटिंग कार्ड को वह आरोही के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, हमारी प्रिंसेस ने बहुत मेहनत से ये कार्ड बनाया है। उन्हें उनकी ही तरह एक प्यारा सा गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। गिफ्ट का नाम सुनते ही आरोही की आंखों में चमक आ जाती है। वह स्माइल करते हुए अपनी मामी को देखने लगी। ईशा उसके गुलाबी गालों को चूमते हुए विहान की तरफ इशारा करती है। आरोही भी अपनी मामी के गालों को अपने छोटे छोटे होंठों से चूमते हुए बोली, थैंक यू मामी, आप बहुत ही अच्छी हैं और क्यूट भी बिल्कुल मेरी तरह। आरोही की बातें सुनकर सभी स्माइल करने लगे। वे सभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक खुराना पैलेस का मेन दरवाजा खुला और वहां से आवाज आई, इनका वेलकम मेरे बिना ही हो रहा है। दिस इज नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड। तो कौन है ये शख्स, जानने के लिए पढ़ते रहिए माई बिलियनेयर क्यूट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी एक बार इस कहानी को भी जरूर पढ़ें। विदिशा रायचंद मुंबई की एक मोस्ट सक्सेसफुल और रिच बिजनेस वुमन जिसे धोखे और लाइफ के स्ट्रगल ने एक इमोशनलेस पसंद बना दिया है, जिसे प्यार और शादी जैसे शब्दों में कोई यकीन नहीं है। विदिशा को जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजों से प्यार है, एक अपनी फैमिली और दूसरा बिजनेस। इनके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ है सिद्धार्थ सिंह राजवंश DSSR, जो कि बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ अंडरवर्ल्ड का भी बेताज बादशाह है। वह एक हैंडसम, एरोगेंट, गुस्सेल और खतरनाक बिजनेसमैन जो प्यार जैसी चीजों के लिए बिल्कुल हार्टलेस है। ऐसे में सिद्धार्थ और विदिशा के रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं और न चाहते हुए भी सिद्धार्थ को प्यार हो जाता है विदिशा से। तो कैसा होगा उनका ये सफर? क्या दोनों एक दूसरे को अपना पाएंगे? क्या वे एक दूसरे को प्यार जैसी चीजों पर यकीन दिला पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए फॉरएवर इन लव, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जब 163 रेहान खुराना। आरोही भी अपनी मामी के गालों को अपने छोटे छोटे होंठों से चूमते हुए बोली, थैंक यू मामी, आप बहुत ही अच्छी हैं और क्यूट भी बिल्कुल मेरी तरह। आरोही की बातें सुनकर सभी स्माइल करने लगे। वे सभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक खुराना पैलेस का मेन दरवाजा खुला और वहां से आवाज आई, इनका वेलकम मेरे बिना ही हो रहा है। दिस इज नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। अब आगे सबकी निगाहें अपने आप उस तरफ चली गयी। खुराना पैलेस के मेन दरवाजे से एक 23 साल का हैंडसम लड़का अंदर आया। वह सारे फैमिली मेंबर्स के पास गया। सभी शॉक्ड होकर उसे देखने लगे, क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये बंदा यहाँ आने वाला है। जी हाँ, ये हैंडसम लड़का है रेहान खुराना, खुराना फैमिली का छोटा प्रिंस, आकृति और रेहान का छोटा भाई, जो कि फॉरेन में पढ़ाई कर रहा था। उम्र 23 साल है, हाइट 5.9। अपने भाई रेहान की तरह ही बहुत हैंडसम है और छोटा होने की वजह से घर में सबका लाडला भी। आकृति रेहान की तरफ देखते हुए बोली, रेहान तुम यहाँ। रेहान अपने लगेज साइड में रखते हुए अपनी दी को हक करते हुए बोला, दी क्या आपको मुझे देखकर जरा भी खुशी नहीं हुई? फिर वह अपने जीजू की तरफ जाता है। आशीष उसे हक करते हुए बोले, हे चैंप, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। उद्धरण चिन्ह। फिर वह विहान और ईशा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एग्जाम के बाद आने वाले थे ना, कहीं तुम कॉलेज छोड़कर तो नहीं आए हो ना? उद्धरण चिन्ह। रेहान किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, मॉम देखिए ना, मैं इतने सालों बाद इंडिया आ रहा हूँ और भाई हैं कि मेरी हाल चाल पूछने के बजाय मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये बोलकर वह किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला लेता है। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस बस अब बहुत ही ड्रामा, आते ही नौटंकी करने मत लग जाओ। रेहान विहान के गले लग जाता है और उसे गले लगाए हुए ही बोला, भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने चुपचाप शादी कर ली और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं सच में बहुत ज्यादा नाराज हूँ आपसे। उद्धरण चिन्ह। विहान उसे खुद से अलग करते हुए बोला,
तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे और तुम्हें शादी की न्यूज़ हम इसलिए तो नहीं देते कि तुम एग्जाम छोड़कर शादी अटेंड करने इंडिया आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। रेहान मुंह फुलाते हुए बोला, भाई मैं आपका इकलौता प्यारा सा भाई हूँ और आपने ही मुझे अपनी ही शादी की बात नहीं बताई। आपको नहीं पता पर मैंने बहुत सपने देखे तो आपकी शादी को लेकर मैंने अपना आउटफिट भी डिसाइड कर लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि ईशान ब्रो ने मुझे बता दिया, वरना तो मुझे आपकी शादी के बारे में तब पता चलता जब मैं चाचू बन जाता। उद्धरण चिन्ह। विहान मन ही मन ईशान को कोसते हुए बोला, ये ईशान भी न क्या जरूरत थी इस बंदर को अभी शादी की न्यूज़ देने की। मुझे तो डर है कि ये पिछली बार की तरह अपना एग्जाम छोड़कर तो नहीं आ गया। ये बोलकर वह अपने माथे को अपने 2 उंगलियों से रब करने लगा। रेहान अपने भाई की तरफ देखकर बोला, भाई कुछ तो बोलिए। विहान रेहान की तरफ घूरते हुए बोला, अब अपना ड्रामा बंद करो और अपनी भाभी से मिलो। ये बोलकर वह ईशा को रेहान के सामने कर देता है। ईशा स्माइल करते हुए रेहान को देखने लगी। रेहान अभी अपने भाई से और लड़ाई करना चाहता था इस बारे में, पर जैसे ही उसने अपनी भाभी का स्माइल करता हुआ चेहरा देखा उसकी सारी शिकायतें दूर हो गईं। ईशा रेहान की तरफ देखते हुए बोली, रेहान कैसे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। ईशा रेहान को पहले से जानती थी कि वह विहान का छोटा भाई है, पर उसे देखे हुए सालों हो गए थे। ईशा ने उसे तब देखा था जब वह छोटा था, अब वह काफी बड़ा हो चुका था। रेहान भी ईशा को अपनी भाभी के रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। उसने झट से ईशा को गले लगाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, वेलकम टू योर न्यू होम। ईशा भी उसे हक कर लेती है। विहान अपने भाई को ईशा को हक करते देख जल जाता है। वह रेहान को ईशा से अलग करते हुए बोला, तुम दूर रहकर भी अपनी भाभी से बात कर सकते हो। इन सब में विहान की जलन और उसकी ईशा के लिए पॉजिटिवनेस साफ साफ झलक रही थी। ये देखकर रेहान के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। वह विहान के कानों की तरफ झुकते हुए बोला, भाई भाभी तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बताइए ना आपकी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसके ऐसा कहने पर विहान उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। रेहान अपने सिर पर चपत लगाते हुए विहान के पास बोला, अरे मैं भी ना, आप तो भाभी से पहले से ही प्यार करते थे। ऑफ कोर्स आपके फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस बहुत ही रोमांटिक रहा होगा। विहान उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए धीरे से बोला, अब इस बारे में और कुछ कहा तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा मैं। फिर घूमते रहना बूढ़ों की तरह पोपला मुंह लेकर। कोट। रेहान अपने भाई की बातें सुनकर धीरे से बोला, नो नो भाई प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि मैं अभी तक सिंगल हूँ, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। लड़कियाँ मेरे पोपले मुंह को देखकर भाव देना ना बंद कर दे। ओह गॉड प्लीज ऐसा मत करना। उद्धरण चिन्ह। विहान रेहान के कान खींचते हुए बोला, इतना ड्रामा आज के लिए काफी है। रेहान अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, भाई मैं समझ गया आपको सबके सामने अपना एक्सपीरियंस बताने में शर्म आ रही है ना, कोई बात नहीं, आप बाद में अकेले में मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बेतुकी बातें सुनकर विहान उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए उसके कानों को जोर से मरोड़ देता है, जिससे रेहान की एक आह निकल जाती है। ईशा दोनों को घूरते हुए बोली, इतनी देर से क्या आंख मिचौली चल रही है दोनों के बीच? मैं तब से देख रही हूँ कि तुम दोनों खुसुर फुसूर करने में लगे हुए हो। उद्धरण चिन्ह। रेहान ईशा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस भाई को हक कर रहा था। आज बड़े दिनों बाद इनसे मिल रहा हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना भाई के लिए प्यार कैसे जताऊं। विहान तो रेहान की तरफ ही देखने में लगा था, तभी रेहान ने उसके गालों के पास जाकर उसे किस कर लेता है। विहान उसे एक झटके में खुद से दूर करते हुए अपने गालों को रगड़ कर बोला, कितनी बार कहा है ये सब मत किया करो। ईशा विहान का रिएक्शन देखकर मन ही मन हंस रही थी। रेहान छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, भाई अब तो आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। आकृति रेहान के पास आई और बोली, छोटे अब विहान के गालों पर किस करने का हक तुम्हारी भाभी को है। अब तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। आकृति की बातें सुनकर ईशा के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वही रेहान आकृति की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देता है। तभी उनका ध्यान डाइनिंग टेबल पर खड़ी एक नन्ही सी एंग्री शैतान पर जाती है। ये क्यूट सी आरोही थी जो आज पिंक कलर का क्यूट सा फ्रॉक पहनी हुई थी। वह डाइनिंग टेबल पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे हुए वह गुस्से से क्यूट सा मुंह बनाकर सबको घूर रही थी। ये देखकर रेहान उसके पास गया और उसे अपनी गोद में लेने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे करता है, आरोही उससे मुंह मोड़ लेती है।
रेहान उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोला, क्या हमारी प्रिंसेस अपने क्यूट से मामू से नाराज हो गई है? उद्धरण चिन्ह। आरोही अपना मुंह फेरे हुए ही बोली, हाँ रेहान मामू, आपकी प्रिंसेस आपसे बहुत नाराज है। आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जाए, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसे मनाने की कोशिश करता है, पर जब वह नहीं मानती तो रेहान उसके सामने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखते हुए बोला, ओके मेरी लिटिल प्रिंसेस तो मुझसे नाराज है तो मैं उसका गिफ्ट किसे दूं? ये बोलकर वह सोचने की एक्टिंग करने लगा। गिफ्ट का नाम सुनकर आरोही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक बड़ा सा बॉक्स होता है, जिसमें रेहान फॉरेन से अपनी क्यूट सी भांजी के लिए क्यूट से खिलौने और डॉल्स लेकर आया था। उसे देखकर आरोही के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह एक्साइटेड होकर रेहान की तरफ देखते हुए बोली, मामू ये सब मेरे लिए है। रेहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ ये सब आपके होंगे, अगर आप अपने रेहान मामू को किस्सी दोगे और उनकी गोद में आओगे तो। ये सुनकर आरोही झट से अपने क्यूट से हाथ हवा में कर देती है। रेहान उसे अपनी गोद में ले लेता है और आरोही अपने छोटे छोटे होठों से रेहान को किस कर देती है। उसके बाद रेहान अपने मॉम डैड सारिका जी और शेखर जी से मिलता है। फिर वह अनीता जी से भी मिलता है। सारिका जी उसे फ्रेश होने को कहती है और सवेंत से कहकर उसका सारा सामान उसके कमरे में भिजवा देती है। सारिका जी के कहने पर ईशा अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगी। सारिका जी ने उसे कहा कि वह अनीता जी और आकृति की हेल्प ले सकती है, पर ईशा ने कहा कि वह अकेले मैनेज कर लेगी। वह अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगी। कॉलेज में आज दीक्षा और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनका रिहर्सल डे था। कल कॉलेज में एनुअल डे सेलिब्रेट होने वाला था, जिसमें दीक्षा ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसकी बहुत तैयारी भी की थी। उसने भी एक आखिरी बार अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली। कल एनुअल डे में चीफ गेस्ट मिसेस शीतल मल्होत्रा रहने वाली थी। दीक्षा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि फंक्शन की चीफ गेस्ट उसकी दादी माँ बन रही हैं। दीक्षा को अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि ये कॉलेज भी आदित्य का है। ये उसके लिए बहुत शॉकिंग होने वाला था। दीक्षा मन ही मन सोचने लगी कि वह आदित्य को भी कल के फंक्शन में आने के लिए बोलेगी। आदित्य तो उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दीक्षा को ये पता थी कि वो उसका दिल नहीं तोड़ेंगे और फंक्शन में जरूर आएंगे, चाहे वो कितने भी बिजी क्यों न हो। दीक्षा तो ये सोच कर ही खुश हो रही थी कि जब वह कल आदित्य के सामने परफॉर्म करेगी तो आदि कैसे रिएक्ट करेंगे। उनके चेहरे पर उसे लेकर प्राउड वाले एक्सप्रेशन देखने के लिए दीक्षा बहुत एक्साइटेड हो रही थी। साथ वह स्माइल करते हुए ब्लश भी कर रही थी और शर्माना दीक्षा के नेचर के खिलाफ था, क्योंकि वह हमेशा मस्ती और शैतानियां करती रहती थी। रोशनी उससे टीज करते हुए बोली, ओह ऐसी क्या बात हो गई कि तू आज शर्माने लग गई? लेट मी गेस। रोशनी कुछ सोचते हुए बोली, हम लगता है आज रात जीजू ने तेरे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। रोशनी की बातें सुनकर दीक्षा उसके सिर पर हल्का सा चपत लगाते हुए बोली, तेरा दिमाग बस हमेशा वहीं पर अटका रहता है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि आदि हर वक्त मुझे लेकर रोमांटिक ही होते हैं? रोशनी अपने सिर को धीरे से सहलाते हुए बोली, अब बता भी दे कि तेरे चेहरे पर ये लाली किस वजह से है? दीक्षा चहकते हुए बोली, रोशनी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारोज फंक्शन। दादी माँ तो चीफ गेस्ट बनकर आ ही रही है, तो मैं आदि से भी कहूंगी कि वो कल इस फंक्शन में शामिल होकर मेरा परफॉर्मेंस देखें। आई एम श्योर वो मुझे मना नहीं करेंगे। CH 164 अंजना डर। रोशनी अपने सिर को धीरे से सहलाते हुए बोली, अब बता भी दे कि तेरे चेहरे पर ये लाली किस वजह से है? दीक्षा चाहते हुए बोली, रोशनी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारोज फंक्शन। दादी माँ तो चीफ गेस्ट बनकर आ ही रही है, तो मैं आदि से भी कहूंगी कि वो कल इस फंक्शन में शामिल होकर मेरा परफॉर्मेंस देखें। आई एम श्योर वो मुझे मना नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अब आगे दीक्षा और रोशनी कल होने वाले एनुअल डे बारे में डिस्कशंस कर रही थी। तभी वहां पर कॉलेज का हैंडसम हंट पार्थ आ गया। पार्थ को तो पहली ही नजर में दीक्षा भाग गई थी और दीक्षा को भी कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था, इसलिए तो वो उससे दूर भागती रहती थी। उसे डर था कि कहीं पार्थ को उससे प्यार न हो जाए। वही पार्थ भी इस बात से बेखबर था कि दीक्षा दी बिजनेस किंग आदित्य मल्होत्रा की वाइफ है। वह दोनों के पास आकर बैठ गया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, व्हाट्स अप गर्ल्स? रोशनी उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, हम कल के फंक्शन के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे। तुम बताओ, आज क्लासेस नहीं है तुम्हारी जो यहाँ भटक रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर रोशनी हंसने लगी।
वही पार्थ ने इसका जवाब कुछ फ्लिटी अंदाज में दिया, वो क्या है ना जहाँ क्यूट गर्ल्स होती हैं। पार्थ मुखर्जी वहाँ मिल ही जाता है। रोशनी स्माइल करते हुए बोली, ओह तो ऐसी बात है। फिर वो दीक्षा की तरफ चिढ़ाने के अंदाज में देखती है। दीक्षा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती है। रोशनी मन ही मन उसकी सिचुएशन पर हंसती है। उन दोनों की आंख में चौली को पार्थ नोटिस कर लेता है। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, गाइस मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या तुम दोनों मुझे कैंटीन में ज्वाइन करना चाहोगे। दीक्षा को भूख तो लगी थी। वह अपने पेट को सहलाते हुए खुद से अपने मन में बोली, यार पहली बार इस चिपकू गम ने कोई काम की बात की। उद्धरण चिन्ह। फिर वह पार्थ की तरफ देखते हुए बोली, ये शो। फिर वह रोशनी का हाथ पकड़कर कैंटीन की तरफ जाने लगी। पार्थ दीक्षा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए उनके पीछे पीछे कैंटीन की तरफ चला गया। तान्या और शनाया जो कि उनके बगल में खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी। तान्या शनाया से बोली, क्या लगता है तुम्हें, क्या इस लड़की की परफॉर्मेंस हमसे बेटर होने वाली है। शनाया अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोली, क्या फर्क पड़ता है इसकी परफॉर्मेंस हमसे अच्छी होने वाली है या नहीं, अगर होने वाली होगी भी तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये बोलते हुए उनकी आंखों में एक शैतानी चमक साफ साफ दिख रही थी। दीक्षा, रोशनी और पार्थ कैंटीन में आ चुके थे। दीक्षा को तो भूख बहुत जोर से लगी थी और जब उसे भूख लगती थी तो उसे सामने वाले का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। उस वक्त सिर्फ वह अपने खाने पर ही फोकस करती थी। पार्थ ने जब मेन्यू दिखाया तो दीक्षा उसे डिश के नाम गिनाने लगी। पार्थ उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, दीक्षा आर यू श्योर तुम ये सब खाने वाली हो। दीक्षा पार्थ की तरफ घूरते हुए बोली, अगर मुझे खाना नहीं होता तो मैं ऑर्डर ही क्यों करती। रोशनी पार्थ की कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोली, इट्स ओके पार्थ, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। तुम सोच रहे होगे ना कि इसका पेट इतना सा तो है, ये इतना सब कुछ भरेगी कहाँ। उद्धरण चिन्ह। पार्थ भी हाँ में सिर हिला देता है तो रोशनी बोली, डोंट वरी, मेरी बेस्टी का पेट छोटू सा होने के बावजूद भी वह बहुत बड़ी वाली पेटू है और ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। उसके ऐसा कहने पर दीक्षा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, हो गया तेरा। पार्थ दीक्षा का रिएक्शन देखकर स्माइल करते हुए ऑर्डर देने चला गया। खुराना पैलेस। सभी डाइनिंग टेबल में बैठकर ईशा की पहली रसोई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रेहान भी अब तक फ्रेश होकर आ चुका था। विहान भी ईशा की पहली रसोई टेस्ट करने के लिए बहुत बेकरार था, पर तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। उसने कॉल पिक किया और उसे न चाहते हुए भी ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। किचन में ईशा बड़े प्यार से पहली रसोई बनाने में लगी थी। वह आज विहान के फेवरेट गुलाब जामुन बना रही थी। वह सोच रही थी कि वह आज विहान को ये अपने हाथों से टेस्ट कराएगी। थोड़ी ही देर में उसकी पहली रसोई कंप्लीट हो गई। गुलाब जामुन की मीठी मीठी खुशबू पूरे डाइनिंग हॉल तक पहुंच रही थी। मैथ्स की हेल्प से उसने वो डिश और आज का ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। सबकी आंखों में बेसब्री साफ साफ झलक रही थी। ईशा सबके चेहरे देखकर बहुत खुश हो गई, पर जैसे ही उसकी निगाहें विहान के चेहरे पर पड़ी और उसे खाली देखकर वह सारिका जी से पूछ बैठी, मॉम विहान कहाँ चला गया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह थोड़ी मायूस भी लग रही थी। सारिका जी ईशा की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम मायूस मत हो, विहान को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए उसे ऑफिस जाना पड़ा, पर तुम टेंशन मत लो, उसने कहा है कि वो जल्दी आ जाएगा। कोट। सबके खिले खिले चेहरे देखकर ईशा की मायूसी भी थोड़ी कम हो गई। उसने सबको गुलाब जामुन सर्व कर दिए। शेखर जी ने तो पल भर में ही ये गुलाब जामुन चाट कर लिए, क्योंकि यह बना ही इतना लजीज था कि वो सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो रहे थे। शेखर जी ईशा की तरफ देखते हुए बोले, ईशा बेटा एक और मिल सकता है क्या। ईशा स्माइल करते हुए शेखर जी की तरफ देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स डैड, ये भी कोई पूछने की बात है। ये बोलकर ईशा उनकी कटोरी में 2 गुलाब जामुन और डाल देती है। वही रेहान भी ईशा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आपने डैड को 2 दिया है तो मुझे 3 दे दीजिए। उसकी इस बात पर ईशा स्माइल कर देती है और रेहान को गुलाब जामुन सर्व करने लगी। आशीष जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब क्या डैड और आप दोनों के बीच गुलाब जामुन खाने का कंपटीशन चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। आकृति जो कि आशीष जी के बगल में बैठी थी, वह बोली, आशीष मैंने गोलगप्पे खाने की कंपटीशन के बारे में सुना था, पर ये गुलाब जामुन खाने की कंपटीशन के बारे में पहली बार सुन रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। सारिका जी दोनों बाप बेटों को आंखें दिखाते हुए बोली, हो गया आप दोनों का।
कोई जरूरत नहीं है कंपटीशन करने की और ज्यादा मीठा खाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम दोनों को अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शेखर जी और रेहान तो आंखें फाड़े सारिका जी की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो, हमने तो कंपटीशन की बात की ही नहीं। वो तो आप सब थे जो ये बातें कर रहे थे, हमें तो बस अपने गुलाब जामुन से मतलब है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ना में सिर हिलाते हैं और अपना गुलाब जामुन एंजॉय करने लगे। ईशा को गुलाब जामुन देखकर रेहान की याद आ रही थी जो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। आकृति ईशा की तरफ देखते हुए बोली, ईशा गुलाब जामुन वाकई में बहुत टेस्टी बने हैं। आई रियली लाइक इट। मेरी तरफ से 10 on 10। उद्धरण चिन्ह। ईशा स्माइल करते हुए आकृति की तरफ देखकर बोली, थैंक्स दी, आई एम ग्लैड कि आपको ये पसंद आया। आशीष जी ईशा की तरफ देखते हुए बोले, इट्स रियली डिलीशियस ईशा। ईशा भी आशीष जी को थैंक यू बोलती है। आरोही जो कि बड़े आराम से गुलाब जामुन खाने में लगी थी, वह ईशा को अपने पास बुलाती है। सबकी निगाहें आरोही पर ही चली जाती है कि वो अब क्या करने वाली है। वह ईशा को अपनी तरफ झुकाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, मामी गुलाब जामुन इतना ही टेस्टी बना है। आरोही के इस क्यूट जेस्चर से ईशा का दिल खुश हो जाता है। रेहान ईशा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी गुलाब जामुन इतना टेस्टी बना है कि मन कर रहा है आपको हाथों को चूम लूं, जिसने इतना टेस्टी गुलाब जामुन बनाया। ये बोलकर वह ईशा के हाथों को चूम लेता है। ईशा स्माइल करते हुए उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरती है। सारिका जी और शेखर जी भी ईशा के गुलाब जामुन की खूब तारीफ करते हैं। सारिका जी के इशारे पर आकृति उनके कमरे से कुछ लेकर आती है। ये एक ज्वेलरी बॉक्स था जिसे लेकर सारिका जी ईशा को अपने पास बुलाती है और ज्वेलरी बॉक्स खोलती है, जिनमें बेहद ही खूबसूरत हीरे के कंगन थे। सारिका जी ये कंगन ईशा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है, मेरे और तुम्हारे डैड की तरफ से। ये हमारे खानदान की निशानी है। मेरी सास ने इसे मुझे दिया था और अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। इसे संभाल कर रखना बेटा। उद्धरण चिन्ह। ईशा सारिका जी की तरफ देखते हुए बोली, पर मॉम ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं और इसकी असली हकदार आप हैं, मैं नहीं। ईशा का जवाब सुनकर सारिका जी और शेखर जी स्माइल करने लगे। शेखर जी ईशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, ईशा बेटा हम दोनों इसे बहुत प्यार से तुम्हें दे रहे हैं, तुम इसे रख लो हम। उद्धरण चिन्ह। दोनों की बात मानकर ईशा ने अपने हाथ आगे कर दिए। सारिका जी ने उसे वो खूबसूरत कंगन पहना दिए जो उसकी गोरी कलाइयों पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सारिका जी सबकी तरफ देखते हुए बोली, तुम सबको भी अपनी भाभी के लिए गिफ्ट देना होगा। सभी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाते हैं। छोटी सी आरोही भी सारिका जी की तरफ देखते हुए बोली, नानी मम्मा मैं भी मामी के लिए गिफ्ट खरीदूंगी। सारिका जी अपनी नातिन के गालों को प्यार से पींच करते हुए बोली, जरूर बेटा। कोट। फिर वो ईशा की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। आज शाम को तुम्हारी और रेहान की रिसेप्शन पार्टी भी है, इसलिए अभी रेस्ट कर लो। ईशा ने सारिका जी की बात मानकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने आहिस्ते से डोर को हल्का सा बंद कर दिया और बेड पर बैठ गई। उसका चेहरा लगता हुआ था। वह सामने की तरफ देखते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए रेहान, मैंने तुम्हारे लिए कितने प्यार से गुलाब जामुन बनाए थे। ये बोलकर वह मायूस होते हुए बेड पर लेट गई। कल रात की थकावट अभी भी ईशा की बॉडी पर थी, इसलिए जल्द ही वह नींद के आगोश में चली गई। रेहान ऑफिस से खुराना पैलेस के लिए निकल चुका था। तभी अचानक से रास्ते में ही मौसम खराब होने लगी। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगे। सामने से रास्ता भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वह क्या करे। ना आगे जाने बन रहा था और न ही पीछे। उसके मोबाइल का नेटवर्क भी कब का जा चुका था। ऐसे में वह किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बोल सकता था। थोड़ी देर बाद तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। रेहान धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से कार ड्राइव कर रहा था और सामने रास्ते को देखने की कोशिश कर रहा था। वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी कार के आगे एक खाई आ जाती है। वक्त रहते उसे रास्ते का अंदाजा हो जाता है और वो तुरंत ब्रेक मार देता है। बस कुछ ही इंचेस से वह खाई में गिरने से बच जाता है। रेहान के दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह खुद को काम करता है और अपनी ड्राइविंग पर फोकस कर आगे बढ़ने लगा। अब तक मौसम काफी साफ भी हो चुका था। वह इत्मीनान से कार ड्राइव करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक बहुत बड़ी ट्रक रेहान के रास्ते में आ गई।
उस ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि विहान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस ट्रक और विहान की कार की एक जोरदार टक्कर हुई। विहान की कार बुरी तरह से डैमेज होकर एक तरफ गिरने ही वाली थी। CH-165 ईशा के अंशु। उस ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि विहान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस ट्रक और विहान की कार की एक जोरदार टक्कर हुई। विहान की कार बुरी तरह से डैमेज होकर एक तरफ गिरने ही वाली थी। अब आगे विहान की कार डैमेज होकर दूर गिर ही रही थी कि तभी ईशा की नींद खुल गई। इस वक्त उसके चेहरे पर घबराहट के मारे पसीने आ गए थे। ईशा को एहसास हुआ कि ये रियलिटी नहीं बल्कि एक सपना है, पर ये सपना उसके सबसे बुरे सपनों में से एक था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने बैग के साइड पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसे एक ही सांस में पी गई और अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करते हुए खुद से बोली, विहान आई होप तुम ठीक हो। ईशा को विहान की बहुत फिक्र होने लगी, क्योंकि अभी दोपहर के 3 बजने वाले थे और विहान का कोई अता पता नहीं था। उसने उसे कॉल किया, पर पूरी रिंग जाने के बावजूद विहान कॉल रिसीव नहीं करता तो ईशा दोबारा ट्राई करती है, पर दूसरी बार भी ऐसा ही होता है। विहान कॉल रिसीव नहीं करता। अब ईशा को उसकी फिक्र होने लगी। कहीं न कहीं विहान का कॉल रिसीव न करना ईशा को डरा रहा था। ईशा अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, विहान तुम मेरा कॉल क्यों पिक नहीं कर रहे? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ये बोलकर वह विहान की फिक्र करते हुए रूम में ही इधर उधर टहलने लगी। शाम के लगभग 4 बजे वह फिर से विहान को कॉल करती है, पर 3-4 बार कॉल करने के बावजूद भी वह कॉल पिक नहीं करता तो ईशा का दिल बैठ जाता है। वह खुद से बोली, बहुत मजा आता है ना तुम्हें मुझे परेशान करने में, पर इस बार मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे मनाते हो। बिल्कुल बात नहीं करूँगी तुमसे, देख लेना। ये बोलते हुए ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उन्हें छिपाने की नाकाम कोशिशें करती है। इसी तरह 5 भी बज जाते हैं और देखते ही देखते 6 भी बज जाते हैं। इन 2-3 घंटों के दौरान ईशा ने विहान को लगभग 100 बार कॉल ट्राई कर चुकी थी, पर विहान ने एक बार भी कॉल बैक नहीं किया था। ईशा के दिल में अब बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए थे। उसने तो तय कर लिया था कि वह मॉम डैड को इस बारे में इन्फॉर्म कर आदित्य को भी बता दे, ताकि वे उसका पता लगा सकें। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और वहां से विहान अंदर आया। विहान को सही सलामत देखकर ईशा का चेहरा एक पल के लिए खिल गया, पर अगले ही पल मुरझा भी गया। उसने विहान से मुंह फेर लिया और उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगी थी। विहान को ईशा का ये बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ईशा विहान की इस लापरवाही से उस पर बहुत नाराज थी, इसलिए उसने उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। विहान को लग रहा था कि वह ईशा की पहली रसोई को टेस्ट किए बगैर ही चला गया, इसलिए ईशा उससे नाराज है। उसने ईशा को अपने करीब खींच लिया, पर ईशा ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। विहान उसे पीछे से हक किए हुए उसके शोल्डर पर अपना चिन टिकाकर बड़े प्यार से बोला, हे ईशा, नाराज हो मुझसे? आई एम सॉरी जान, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं तुम्हारी पहली रसोई टेस्ट किए बगैर नहीं जाना चाहता था, पर मजबूरी में मुझे जाना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। ईशा ने कुछ नहीं कहा और विहान को झटक कर खुद से दूर करते हुए बैग के एक तरफ बैठ गई। विहान उसके पास गया और उसके बगल में बैठते हुए ईशा के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, प्लीज जान मुझे माफ कर दो। पर ईशा अभी भी चुप ही थी। विहान जैसे ही ईशा के गालों को अपनी हथेलियों में भरने के लिए आगे बढ़ता है, ईशा के आंसू की कुछ बूंदें विहान के हाथों पर गिर पड़ती है। उसे एकदम से ईशा की फिक्र होने लगी। वह ईशा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी तरफ करते हुए बोला, हे ईशा, तुम रो रही हो? उद्धरण चिन्ह। वह ईशा के आंसुओं को बड़े प्यार से पोंछने लगा, तो ईशा अपनी सुबकती हुई आवाज में बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। विहान ईशा के सामने आ जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। ईशा का राहत सहा गुस्सा ढह जाता है और वह विहान की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। विहान उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए बीच बीच में उसके सिर पर किस कर रहा था। वह समझ गया था कि ईशा सिर्फ पहली रसोई के लिए तो इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी, जरूर बात कुछ और ही है। थोड़ी देर तक सुबकने के बाद ईशा अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। विहान ने ईशा के माथे को चूम लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से बोला, बताओ क्या बात है? ईशा अपनी आंसुओं से भरे चेहरे के साथ विहान की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। उद्धरण चिन्ह।
विहान ईशा के आंसू पोंछते हुए उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी, क्या मॉम ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं ऑफिस में हूँ? ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, बताया था, पर पहले जरा आप अपना फोन मुझे दिखाए। उद्धरण चिन्ह। विहान ने अपना फोन ईशा को दे दिया तो ईशा उसकी स्क्रीन विहान को दिखाने लगी। विहान भी ये देखकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि ईशा के पूरे 100 मिस कॉल्स थे। अब विहान को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फोन साइलेंट पर होने की वजह से उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ईशा उसे कॉल कर रही थी। ईशा अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि 100 बार कॉल करने के बाद भी तुमने एक बार भी कॉल रिसीव करना क्यों जरूरी नहीं समझा? ये बोलते हुए ही उसके आंसू फिर से बहने लगे। ईशा को इस तकलीफ में देखकर विहान को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अब ये फील हो रहा था कि उसे एक बार अपना फोन चेक कर लेना चाहिए था, पर वह मीटिंग में इतना बिजी हो गया था कि मोबाइल की तरफ ध्यान ही नहीं गया। वह ईशा के आंसुओं को प्यार से पोंछते हुए उसके गालों को सहलाते हुए बोला, वाइफी प्लीज, मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने अपना फोन चेक न करके गलती की है, पर प्लीज तुम यूं आंसू बहाकर मुझे मेरे किए की सजा मत दो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह ईशा को अपने सीने से लगा लेता है। ईशा भी विहान के कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेती है। वह विहान के सीने पर मारते हुए बोली, तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे मेरी आंखों में आंसू आ जाएं? ईशा ने यह विहान से नाराजगी जताते हुए कहा। विहान ईशा के माथे को चूमते हुए बोला, पर जान, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? तुम्हें पता था न कि मैं ऑफिस में हूँ? ईशा विहान को अपने सपने के बारे में बता देती है। फिर विहान को हक किए हुए ही उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी नम आंखों के साथ बोली, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर तुमसे दूर जाना बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना विहान, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए ईशा के गालों पर आंसू की एक लकीर खींच जाती है। उसकी आंखों में विहान को खोने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। विहान ईशा के होंठों पर उंगली रखकर बोला, शश, शांत हो जाओ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान के सीने पर अपना सिर रखे हुए थी। विहान उसके सिर पर किस करते हुए बोला, वाइफी, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ये बोलकर वह ईशा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। ईशा भी किसी छोटे से बेबी की तरह विहान के सीने में छिप जाती है। थोड़ी देर तक वह यूं ही ईशा को अपनी बाहों में थामकर उसे कंफर्ट करता है। फिर उसकी तरफ शरारत से देखते हुए बोला, चलो अब तुम मुझे मेरी ट्रीट दे दो। उद्धरण चिन्ह। ईशा सवालिया नजरों से विहान की तरफ देखते हुए बोली, कैसी ट्रीट विहान? विहान ईशा को कमर से पकड़कर खुद की थोड़ा और करीब कर लेता है। फिर ईशा के रसीले लाल होंठों को देखकर बोला, वाइफी, मैं इतनी देर से तुमसे दूर ऑफिस में काम कर रहा था। अब जब मैं तुमसे दूर रहकर इतनी बड़ी सजा काट चुका हूं तो अब तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। ईशा तो विहान के नोटी हरकतों से पूरी वाकिफ थी, पर फिर भी उसने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, कैसा रिवॉर्ड विहान? मैं कुछ समझी नहीं। जैसे ही ईशा ने ये कहा, विहान ने अपनी आंखों में एक शरारत लिए ईशा की तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं वाइफी, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह ईशा को मौका दिए बगैर ही उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। वह इस किस से ईशा को एहसास दिलवाना चाहता था कि वह उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। पहले तो वह बहुत सॉफ्टली ईशा को किस करता है, फिर धीरे धीरे उसकी ये किस डीप और पैशनेट होने लगी। वह ईशा के अपर लिप्स को सक करने लगा। ईशा भी उसके प्यार भरे टच से पिघलने लगी थी और विहान का पूरा साथ दे रही थी। 15 मिनट बाद जब उसे महसूस हुआ कि ईशा की सांसें भारी होने लगी हैं तो वह उसे रिलीज कर देता है। ईशा लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी, पर जैसे ही विहान की प्यार भरी निगाहें उस पर पड़ी तो ईशा शर्म के मारे लाल हो गई और खुद को विहान के सीने पर छिपा लिया। वह उसके सीने से लगे हुए ही बोली, विहान, प्रॉमिस करो कि अब तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। विहान उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए बोला, मैं हमेशा इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा वाइफी। दोनों थोड़ी देर तक यूं ही रहते हैं। फिर विहान उसे खुद से अलग करते हुए ईशा के हाथों में ड्रेस का एक पैकेट थमा देता है। ईशा सवालिया नजरों से विहान की तरफ देखने लगी। वह तो विहान की फिक्र के चक्कर में ये भूल ही गई थी कि आज शाम को उसकी और विहान की रिसेप्शन पार्टी है। वह विहान की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या है विहान? उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला,
तुम खुद ही देख लो। ईशा जब पैकेट खोलती है तो अंदर नेवी ब्लू कलर का एक बेहद ही खूबसूरत गाउन था, जो वह ईशा के लिए लेकर आया था, जो कि ईशा पर बेहद ही खूबसूरत लगने वाली थी। वह ईशा के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, आज की पार्टी में तुम यही पहनोगी। ड्रेस था ही इतना खूबसूरत कि किसी को पहली ही नज़र में वो भा जाए। ईशा को भी ये बहुत पसंद आया। वह विहान की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गाउन। ये सच में बहुत खूबसूरत है।